जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपके परीक्षा के लिए बिहार स्पेशल की आज करंट लेकर आ चुके हैं और आज करंट अफेयर्स होगा जनगणना। और जनगणना दो प्रकार की आज का क्लास में एनालिसिस करेंगे। एक तो बात करेंगे क्या भारत सरकार की जनगणना होती है, दूसरी तरफ क्या अब संघ सूची से राज्य सूची में भी क्या जनगणना चला गया है। क्या इस संविधान के अकॉर्डिंग राज्य सरकारें भी जनगणना करा सकती हैं, लेकिन जातिगत जनगणना राज्य सरकार करा सकती हैं क्या, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मुद्दा होगा जनगणना की कहानी अनिल सर की जुबानी। यह भारत सरकार का होगा। यह जनगणना किसका होगा, तो भारत सरकार का जनगणना होगा। जबकि आज इस सेशन का महत्वपूर्ण हीरो बनने जा रहा है यह बिहार। और बिहार जो है क्या होगा, तो यह जातिगत जनगणना जनसंख्या की एनालिसिस आज के सेशन में होंगे। और आज बखूबी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे क्या राज्य सरकार किस निधि से पैसा निकाल के भैया और जनगणना कराई है, तथा कुल खर्च कुल लागत कितना रुपया आया है। तो सेशन के लास्ट तक बने रहिए और कंटेंट में दम होगा तब लाइक करिएगा और तब शेयर करने का प्रयास करिएगा। बाकी आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर कंटेंट ना जमता हो। सबसे पहले अटैक करते हैं हम भारत की जनगणना में। इतिहास के पन्नों में घुमाते हुए हम चलते हैं कि क्या भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो मतलब होता है एक अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी मतलब सीधी बात नो बकवास में समझिए, भारत का प्रेसिडेंस। समय काल 1872 का जब चल रहा है, तो आप समझिए कि ब्रिटिश सरकार की हुकूमत हुआ करती थी और सोचा ब्रिटिश सरकार ने कि लॉर्ड मेयो जो अधिकारी है, वायसराय है, इसी के शासनकाल में क्या किया जाए, जनगणना कराया जाए। डन कर दिया गया 1872 के दशक में। लेकिन देश में अगर रेगुलेट हुआ, यह लागू हुआ, तो इसकी नियमित रूप से लागू होने का कार्य लगभग 11 वर्षों के बाद हुआ। यानी कि 1882 में लॉर्ड मेयो साहब चल जाते हैं। इनके स्थान पर आते हैं रिपन साहब, और रिपन साहब ने नियमित जनगणना की शुरुआत कराने का ऐलान कर दिया। 2 क्वेश्चन आपके नाम। आगे बढ़ते हैं। कहता क्या देश के आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में अगर प्रथम जनगणना हुआ तो कब हुआ। सीधी बात नंबर पास में याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जब रिपब्लिक एक गणराज्य बन के भारत तैयार हो जाता है सुसंगठित रूप से, जो कैबिनेट मिशन के अस्थायी 14 सदस्य देश का संचालन कर रही थी 1946 के दशक में, जो 15 अगस्त 1947 से स्टार्ट हुआ था, उसी के शासनकाल से यह 26 जनवरी को उन्होंने अपना त्यागपत्र सब कुछ सौंप दिया। 50 और 51 में आम चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और देखते हैं कि 1951 में प्रथम जनगणना होता है देश की आजादी के बाद। 3-4 क्वेश्चन आपके नाम हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि जनगणना के महान और एक लघु विभाजन हो गया, तो 2 बार किया गया। एक तो महान विभाजन किया गया 1951 के दशक में, और उसके पहले लघु विभाजन हुआ था 1921 में। डन है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने जो चर्चा कर रहा है कि जनगणना किस विषय का है, किसका सब्जेक्ट है, तो कहता है कुछ भारत में शेड्यूल दिया गया है, अनुसूचियां दिया गया है, और अनुसूचियां जब दिया गया है तब अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियां में क्या होती हैं, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तो शेड्यूल की बात कर रहा था कि किस शेड्यूल में इसकी चर्चा की गई है। तो हम देखते हैं कि शेड्यूल तो 12 हैं, अनुसूचियां 12 हैं, बट ये 7वीं अनुसूची में बात करता है जनगणना का। फिर क्वेश्चन बनेगा कि जनगणना का जब बात करेगा तो किस सूची का है, तो सीधी बात याद रखिएगा, यह संघ सूची का है। तो फिर क्वेश्चन बनेगा आपके दिमाग में कि सर शेड्यूल कितने होते हैं। 3 होते हैं। शेड्यूल कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होता है। एक तो होता है राज्य सूची, जिस पर केवल राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है, इसको पावर दिया गया है। जबकि दूसरा होता है संघ सूची, और संघ सूची में ओनली केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, कानून बना सकती है। दूसरी कुछ ऐसा वंडरफुल सिचुएशंस कंडीशंस आता है कि इसमें की समवर्ती शेड्यूल बोले तो सूची बात करता है।
यानी कि इस समवर्ती सूची में राज्य सरकार कंडीशन के अकॉर्डिंग, केंद्र सरकार कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ज्यादातर मान्य होगा केंद्र सरकार की ही बातें। तो इसमें दोनों सरकारें क्या बना सकती हैं, नियम और कानून बना सकती हैं, किंतु जब जनगणना की बात आएगी तो संघ सूची में जाइएगा। तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बिहार सरकार की पॉइंट्स किस तरह की, मैं बताऊंगा। कहता है कि अब बताइए कि जनगणना संविधान में अंकित किया गया है, किस आर्टिकल में अंकित किया गया है, तो कहता है अंकित तो किया गया है 246 में किया गया है। 246 में जनगणना की बात निहित है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम बात करते हैं कि जब जनगणना होगा, संविधान में लिख दिया संविधान सभाओं में नेताओं ने, तो कहता है कि इसकी अवधि भी कुछ बनाया गया है कि जनगणना होगा तो 5 साल पर होगा या 6 साल पे होगा या 12 साल पे होगा या 10 साल पे होगा। तो कहता है हाँ साहब, इसका एक एज भी रखा गया है, इसका वर्ष रखा गया है, समय रखा गया है कि 10 साल पर जनगणना होगा। ठीक है। अब कहता है कि जनगणना जनसंख्या के स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं क्या? हाँ, डेमोग्राफी एक तरह से कहा जा सकता है या जननांकीय कहते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि क्या इस अध्ययन के डेमोग्राफी को कभी क्वेश्चन उलाट के पूछ दे कि जननांकीय किससे कहते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को जननांकीय या डेमोग्राफी कहते हैं। डन हो गया, चलिए ठीक है। अब कहता है कि भारत सरकार में पिछले दिनों 2011 की जनगणना हुआ था। 2011 में जनगणना होता है और 2011 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ज्यादा हम फोकस अब करेंगे, हम 2011 पर बातें कर लेते हैं कि क्या 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की स्थिति क्या रही। और जनगणना में कहा जाए कि देश का अगर 2011 का जनगणना चौथा था तो 15वां था, लेकिन आजादी के बाद 7वां, कौन है, आजादी के बाद 7वां था। डन हो गया क्वेश्चन। अब पहुंचता है, कहा कि 2011 में जो जनगणना हुआ था और 11-10-21 में जनगणना होनी चाहिए, अभी हुआ नहीं, रिपोर्ट आया नहीं। लेकिन यह जो बिहार सरकार की हम जब चर्चा करेंगे जातिगत जनगणना पर, तो हम इसकी बात करेंगे कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कैसे चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा फंसी ही था, तब तक इसका रिपोर्ट कैसे आ जाता है, इसकी भी हम बात करेंगे। चलिए, अब कहता है कि 2011 की जो आयुक्त बनाए गए थे जनगणना के, सी चंद्रमौली साहब, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर वनडे एग्जाम में पीसीएस लेवल में क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के मुख्य आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली साहब थे। डन, आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 के जनगणना का कुछ एक नारा भी था क्या, एक नारा भी था क्या, तो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य तय किया जाता है। अब हम पहुंचते हैं, कहता है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना भी हुआ था का भारत सरकार में? हाँ हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। लेकिन बिहार चर्चा में बन रहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना कितना फेज में हुआ तथा कितना लागत हुआ, लास्ट तक बन रही है, हम बताने का प्रयास करेंगे। हम फोकस करते हैं कि क्या विश्व में भी जनगणना होती है और इसके लिए जागरूकता भी मनाया जाता है। तो विश्व जनगणना दिवस की बात किया जाए तो होता है 11 जुलाई को। दशकीय वर्ष में जो इसकी वृद्धि दर होता है पूरे भारत का, 10 वर्ष में 17.7% इसका वृद्धि दर रहा। 17.7 से लेकर 1.64 ये इसका वृद्धि दर रहा। ठीक है। अब कहता है कि भारत में अगर लिंगानुपात पूछ रहा है कि भारत में कौन ऐसा देश राज रहा जहां पे लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है और ज्यादा हैं, तो कहता है कि केरल में सबसे ज्यादा है। 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। जबकि सबसे कम देखा जाए क्या लिंगानुपात हरियाणा का है 2011 के अनुसार, और 887 ही महिला है, 89 ही महिला हैं कहाँ, 1000 पुरुषों पर। लेकिन रिपोर्ट अब बता रहा है कि कुछ इसकी 800 कुछ पार हो चुका है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लिंगानुपात के बाद हम पहुंचते हैं यूटी में कि यूटी में लिंगानुपात सबसे ज्यादा किससे यूटी में है, तो पुडुचेरी में। कम कहाँ है? दमन और दीव में। जबकि कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है भैया, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है भारत में, तो 1006 है बिहार में। यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 1006 लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब कहता है सबसे ज्यादा बिहार वाला तो भैया बता दिए, डेंसिटी जनसंख्या में, पॉपुलेशन में कम कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर पहुंचते हैं हम, सीधी बात, बकवास में।
अब हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन दिखाई देता होगा स्क्रीन पे तो देख लीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो महाराष्ट्र में एक ठाणे है। अच्छा, वही ठाणे जहां 16 अप्रैल 1853 में ठाणे से मुंबई प्रथम रेल चलाई गई थी, वही ठाणे सबसे ज्यादा जिला क्या जनसंख्या में ठाणे हैं। जबकि कहे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग घाटी और अरुणाचल प्रदेश में। तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं आपके बीच हम बात करने के लिए बिहार की जनगणना में, और बिहार की जनगणना में कुछ इंपोर्टेंस बची हुई है भारत की जनगणना, जिसका हम साक्षरता भी देखेंगे कि भारत में साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है। तो बात करेंगे हम केरल में, क्या हम है केरल में। लेकिन देखेंगे कि कुल साक्षरता भारत में देखा जाए तो 73% है, 73% साक्षरता है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है अगर देखा जाए, महिला में देखा जाए तो, पुरुषों में देखा जाए तो जाहिर सी बात है महिलाओं को ज्यादा छूट न देने के कारण कहीं कहीं महिलाओं पीछे हट जाती हैं। इस वजह से देखते हैं कि 64.6% महिलाओं की साक्षरता है हम देखते हैं, जबकि 80% का है पुरुषों की है। लिंगानुपात देखा जाए, लिंगानुपात देखा जाए तो 943 फीमेल हैं, कितना पे तो देखते हैं 1000 पे लिंगानुपात। जबकि हम देखते हैं शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक का, तो ये पॉइंट बनता है 919। जबकि जनसंख्या घनत्व में देखा जाए तो हम देखते हैं इसका रेशियो रहा 382 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर, यानी भारत में जो लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर में 382 क्या है आदमी रहते हैं, निवास करते हैं। कहता है सबसे ज्यादा साक्षरता है केरल की, और सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है। और हम ये भी देखते हैं कि 94% यहाँ पे साक्षरता देखने को मिलती है, जबकि बिहार में सबसे कम है 61.8%। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिखाता है कि अधिक जिलों वाला स्टेट बनेगा तो बनेगा उत्तर प्रदेश भैया 75, ठीक है। अब सबसे कम पूछे तो कहिएगा सिक्किम, सबसे अधिक जिला वाला उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम। अब हम पहुंचेंगे जिसका हमें इंतजार था, स्वागत करते हैं आपके भैया बिहार में। चलिए, कहता है कि बिहार में 2022 जनगणना हुआ और इसकी घोषणा किया गया कि बिहार में जातिगत जनगणना होगा। यह सरकार जानना चाहती थी कि बिहार में रह रहे निवासी, इसके जो वर्ग है, कैटेगरी है, कौन कितना परसेंट यहाँ निवास कर रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि बिहार में वर्तमान कंडीशंस को देखते हुए 13 करोड़ के पार चला जा चुका है जनसंख्या। लेकिन क्वेश्चन दो तरह से बनेगा कि बिहार में निवास करने वाले बिहारियों की जनसंख्या कितना है, तथा बिहार से बाहर निवास करने वाले बिहारियों की जनसंख्या कितना होगा। तो हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि बिहार का वर्ग क्षेत्रफल देखता है तो 98,940 वर्ग किलोमीटर में यह फैला क्षेत्र जो 38 जिला को कवर करता है। सबसे ज्यादा बड़ा जिला देखा जाए ना बिहार का, तो वही जहां गांधी जी 1917 में निवास करते हैं, जाते हैं, आगमन करते हैं, पश्चिमी चंपारण है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा स्टेट बन जाता है या बड़ा जिलों में। लेकिन भैया हो, जब जनसंख्या कहता है घनत्व में तीसरा स्थान आ जाता है, बात करता है बिहार जो किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो पूर्वी भारत का यह हिस्सा बात करता है। अब हम पहुंचते हैं सर्वप्रथम रिलीजन और कहाँ पे उसकी परसेंटेज कितना परसेंट रहा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार में जो निवास करने वाले हिंदू समुदाय है कितना परसेंट है, तो 81.99%, यानी कि यहाँ देखा जाए 82% के आसपास हिंदू समुदाय बिहार में निवास करती है। लेकिन उसी का परोक्ष देखा जाए मुस्लिम समुदाय को, तो यह 17.7% यहाँ पे निवास कर रही है मुस्लिम समुदाय इस बिहार में भैया। जबकि सिख को देखा जाए 0.011% है, जबकि ईसाई 0.57% है। 57% ईसाई है, जबकि 0.011% सिख है। अगला देखता है जैन 0.009%, जबकि बौद्ध की संख्या देखा जाए तो 0.0985% है। जबकि अन्य को देखा जाए जो कोई समुदाय से ही नहीं आता 127%, यानी कि 0 पॉइंट में आएगा ही। हलफा मचाने वाला ये रिपोर्ट बताता है कि कैटेगरी जो वर्ग रहा इसकी क्या प्रतिशत रहा बिहार में। तो भैया बिहार में देखते हैं कि जो अति पिछड़ा है जिसको हम ईबीसी के नाम से जाना जाता है वह 36% है बिहार में।
जबकि दूसरा बात करता है कि जो ओबीसी है, ओबीसी 27.12% बिहार में है। जबकि कहता है शेड्यूल जो कास्ट हैं, अनुसूचित जातियां हैं, वह कितनी हैं, तो 19.65% यानी कि 19.65% यहाँ पे एसी कैटेगरी है। जबकि एसटी कैटेगरी की बात किया जाए, अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो 1.06% है, यानी कि 1% तो है ही है भैया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सामान्य का भी कुछ परसेंटेज ज़्यादा ठीक नहीं दिख रहा है। तो सामान्य में देखा जाए 15.52% है सामान्य का, जनरल का 15.52%। सबसे ज्यादा अगर कैटेगरी की बात कवर कर रहा है यादव परिवार, यादव परिवार भैया 14.26 यानी कहिए 14.5% के आसपास ये यादव परिवार जा रहा है, कैटेगरी वर्ग जा रहा है। जबकि अगर देखा जाए भूमिहार को तो ये 86 यानी 2.86% यानी कि 3% के अबव में जाएगा भूमिहार। जबकि रविदास भैया लोग हैं 5.2%। आगे देखते हैं कोयरी समुदाय जो मौर्य लोग आता है, कुशवाहा लोग कहलाते हैं, 4.2% यानी कि 4.4% है। ब्राह्मण समुदाय कोयरी से भी कम है, 3.65% यानी 3.5% ब्राह्मण समुदाय है। जबकि बात करता है राजपूत समुदाय को, ब्राह्मण से ठीक ठाक राजपूत ही है, यानी कि 3.45% ये क्या है, राजपूत समुदाय है। जबकि बात करता है मुसहर भैया लोग का, इनका भी ठीक ठाक है, 3.08% मुसहर लोग का ये है जनसंख्या है। जबकि कुर्मी समुदाय ये भी सही परसेंटेज दिखा रहा है, 2.8% इसका है परसेंटेज निवास कर रही है। जबकि मलाह समुदाय ये भी सही है, 2.60% है, यानी कि 2.5% के आसपास का चलिए। बनिया समुदाय ये भी सही दिख रहा है, 2.31%, यानी कि 2.5% ये भी दिख रहा है। और कायद का यहाँ पे रिपोर्ट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, 1 कुछ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ दिखाने का प्रयास करेगा कि क्या बिहार में कुल लागत कितना आया जनगणना का, जातिगत जनगणना का। तो आप जानिएगा कि बिहार सरकार आकस्मिक फंड से, इमरजेंसी फंड से, यह आकस्मिक निधि से पैसा को निकालेगी और 500 करोड़ रुपया निकालेगी और निकाल के यह जातिगत जनगणना कराई है, जिसकी यह जानकारी यह बिहार सरकार के वेबसाइट से मिला है। आगे बात करता है, जो जातिगत जनगणना हुआ था 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण हुआ 7 जनवरी से 21 जनवरी तक, और इसमें क्या किया गया, 7 से 21 जनवरी में भैया कि परिवार के जो मुखिया साहब थे उनका नाम जानकारी लिया गया और परिवार की गिनती किया गया। जबकि दूसरे में देखा गया कि पूरी डिटेल्स किस प्रकार से 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक की जानकारी लिया गया दूसरा चरण में। इस तरह से 2 चरणों में बिहार का जातिगत जनगणना कंप्लीट हुआ। अब आपको लगता है जेहन में क्वेश्चन बनेगा कि सर ये जातिगत जनगणना हुआ हमारे एग्जाम्स के लिए, वह हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण रहेगा, हमको थोड़ा एक लाइन में सीधी बात नोबा क्लास में बता दीजिएगा। सबसे पहले कि अगर राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी ये राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकेगी हैं, कुछ फायदे के साथ नुकसान भी होता है और नुकसान के साथ साथ कुछ फायदा भी, प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि इन लोग का यह बिजनेस है, धंधा है, यह सरकार चलाती है, लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं है, और जिम्मेवारी भी है तो इन लोग का यही क्या है, तो फंडा चलता है। कोई दूध की धुले राजनीतिक पार्टियां होती नहीं हैं, लेकिन सरकार 2 तरह से हमारे विजन से देखा जाए तो कार्य करती है। एक तो विकास कार्य के लिए कार्य करती हैं और दूसरा वोट बैंक के लिए कार्य करती हैं। यह जो ललन टॉप क्वेश्चन आया है, लॉलीपॉप फेंका गया है, कार्ड जो खेला गया है जातिगत जनगणना का बिहार में, यह वोट बैंक के टारगेट को कवर करने के लिए किया गया है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो भी सरकारें आएंगी उनको यह अवगत रहेगा कि किस समुदाय कितना परसेंट यहाँ कवर करता है, और वह मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करके, भाग करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि कितने हम वर्ग को अपने क्षेत्र में इनको कितना रिजर्वेशन दे देंगे कि इनका वोट बैंक भैया हमारे पास आ जाएगा और इनको कुछ हम क्या कर दे सकेंगे, छूट दे पाएंगे। इस वजह से यह राजनीतिक पार्टियां कार्ड खेलती रहती हैं। अब उसके बाद जो आगामी सरकार बनेगी तो वह राज्य सरकार राज्य की जनता को देख रेख कर ध्यान में रख के हर समुदाय को कानून बनाएगी, और साथ ही साथ आगामी जो रोजगार का पॉइंट आएगा, रोजगार आएगा, हर समुदाय को एक रेशियो में, जनसंख्या के आधार पर उसका रेशियो में उनका रिजर्वेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा और सीट रखा जाएगा। तो आज के सेशन यहीं पे हम
समाप्त करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि यह सेशन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत परेशानी हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत के साथ और हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और रात को बज चुका है 12, तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, जय हिंद, शुभ रात्रि।